सेफ रिटर्न। तो देखो इस आर्टिकल में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इस कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं वे बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो उनको सेफ तरीके से, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लौटाने की बात इस एडिटोरियल में की गई है। एमिड द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस का मतलब होता है संकट। एमिड यानी के बीच, कोविड-19 संकट के बीच द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। कि भाई जिन परेशानियों का सामना इन माइग्रेंट वर्कर्स को, इन प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है, इस तो ये जो परेशानी है ना उनकी, उस परेशानी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मस्ट नॉट बी इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, ध्यान न देना। यानी कि उनकी जो परेशानियाँ उन पर ध्यान देना जरूरी है। उनकी परेशानियों को एक तरीके से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि ए मंथ आफ्टर, एक महीने बाद, ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड। ये जो शब्द है ना स्ट्रिंजेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ही ज़्यादा कठोर। ग्लोबल लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड इन इंडिया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में ही लॉकडाउन लगाया है, हर देश ने लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की है। लेकिन सबसे कठोर से कठोरतम जो लॉकडाउन लगाया है ना, उन कठोरतम लॉकडाउन्स में से एक है भारत का लॉकडाउन। यानी कि भारत ने बहुत ही सख्त तरीके से और बहुत ही लंबे समय के लिए जो है लॉकडाउन लगाया है। क्यों लगाया है? टू टेकल, निपटने के लिए। किससे निपटने के लिए, किससे जूझने के लिए? इसी कोरोना वायरस से। टू टैकल द पेंडेमिक, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। द ट्रेवल्स, ये जो शब्द है ना ट्रेवल्स, इस ट्रेवल्स का मतलब होता है कष्ट या फिर पीड़ाएं। द ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग। तो एक महीना हो गया है इस लॉकडाउन को लगभग, लेकिन इसके बावजूद भी कि ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, इनकी पीड़ाओं का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। हैव शॉन नो साइंस ऑफ एंडिंग, इनकी पीड़ाओं का कोई अंत दिखाई नहीं देता। आगे देखते हैं कि द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन लेट मार्च। कि भाई सरकार ने मार्च के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया था? ये कहा था गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, दैट अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि भाई हमने व्यवस्थाएं की थी, हमने व्यवस्थाएं बनाई थी। दैट अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, व्यवस्थाएं बनाई गई थी किसके लिए? टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स विद फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स, कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके। शेल्टर मतलब रहने की जगह है ना, टेम्पररी शेल्टर जो है इनको उपलब्ध कराया जा सके। विथ फूड, इनको फूड भी उपलब्ध कराया जा सके। किन लोगों के लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ऐसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था। एंड एज ऑफ देन, और उस दौरान, एंड एज ऑफ देन मतलब देन का मतलब होता है उस समय की, उस समय की बात हम कर रहे हैं कि उस समय में क्या देखने को मिला था। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि नन ऑफ देम वाज ऑन द रोड। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर इस दौरान की अगर हम बात करें, लेट मार्च, मार्च के लास्ट की अगर हम बात करें, तो उस दौरान सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई हमने जो है टेम्पररी आवास बनाए हैं, फूड की व्यवस्था की है, लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई नन ऑफ देम वाज ऑन द रोड। उस समय मतलब रोड पे ये थे ही नहीं, यानी कि टेम्पररी आवास नहीं थे। जस्ट डेज आफ्टर, जस्ट डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड। ये जो ट्रिगर है ना, इस ट्रिगर का मतलब होता है कि भाई कारण होना, कि भाई कोई ऐसा कारण जिसके कारण अन्य घटनाएं घटती चली जाएं, तो उसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। ये था ट्रिगर पॉइंट, इसके कारण घटनाएं घटती चलेगी। जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड एन एक्सोडस। इस एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन, कि भाई लोग बाग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बड़ी मात्रा में ट्रेवल करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। इसका उल्टा होता है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चल के आना। मतलब जब लोग आते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स, और जब पलायन करते हैं तो उस बाहर जाने को या पलायन करने को बोलते हैं एक्सोडस। तो जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड एन एक्सोडस ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेसेस। नेटिव प्लेसेस का मतलब होता है आपका खुद का जन्म स्थान, आपका खुद का स्थान है ना, तो उसको बोलते हैं नेटिव स्टेट।
तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई जैसे ही लॉकडाउन के तुरंत बाद हमें क्या देखने को मिला, लॉकडाउन के तुरंत बाद जो है हमें देखने को मिला कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारी घटनाएं जो है हमें देखने को मिली। उनमें से एक घटना थी कि लोग जो है बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में जो है अपने घरों की ओर जाने लगे, अपने मूल स्थानों की ओर जाने लगे। तो उस समय कोई भी शेल्टर जो है रोड के पास नहीं था। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। बट रिपोर्ट्स हैव शोन, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उन्होंने ये बताया है हमें, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये पता चला है दैट thousands continue to travel long distances, most of them by foot, but reports have shown, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्सों से ये पता चला है हमें कि भाई हजारों की संख्या में, thousands continue to travel long distances, हजारों की संख्या में ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये लगातार जो है यात्राएं कर रहे हैं, लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम बाय फुट। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है जब आप अपने कदमों पे चल के जाते हो ना, तो ये बताने के लिए हम ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाय फुट कब लगा देते हैं हम? ऑन फुट की जगह बाय फुट कब लगा देते हैं हम? जब हमें बताना हो मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल की जब जानकारी हमें देनी हो ना, तब हम बताते हैं। भाई जैसे पूछे हम कि भाई किस माध्यम से आपने दूरी तय की, कार के माध्यम से, बस के माध्यम से, या फिर देखो अब ये जो फुट हैं, आपके जो पैर हैं, ये क्या है? एक उपकरण भी है आपके पैर, ये दो पैर हो गए आपके, ये क्या है? एक उपकरण भी है, उपकरण भी है भाई जिस माध्यम से आपका शरीर जो है ट्रेवल करता है। तो जब हम ये बताना चाहते हैं ना कि भाई किस तरीके से, भाई मोड ऑफ ट्रेवल क्या था आपका, मोड ऑफ ट्रेवल ट्रेन था, बस था, कार था, तो आप मोड ऑफ ट्रेवल में ही आते हैं, ये आपके ये उपकरण है पैर आपके। तो इस तरह से हम बाय फुट का प्रयोग भी कर सकते हैं, वैसे हम ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना कि भाई एक तरीके से काफ़ी सारे हजारों की तादाद में लोग बाग जो हैं अभी भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और अगर हम बात करें तो किस माध्यम से जा रहे हैं वे, तो ये है उनका माध्यम, जाने का माध्यम क्या है? ना कोई कार है उनके पास, ना कोई बस है, ना कोई ट्रेन है, उनके पास जो जाने का माध्यम है वो है उनके पैर। तो इसलिए यहाँ पे लगाया हमने बाय फुट। वैसे हम प्रयोग करते हैं ऑन फुट का, जब आप अपने पैरों पर चल के जाते हो तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑन फुट। आगे देखते हैं। तो वे क्यों लोग जा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग? टू एस्केप, बचने के लिए। डिस्ट्रेस का मतलब मैंने बताया ना आपको, परेशानी या कोई दुखद स्थिति। टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस और टू देयर फैमिलीज, टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशन। भाई या तो वे अपने फैमिली के पास जा रहे हैं, अपने परिवारों के पास जा रहे हैं, या फिर वे जो है अपने परिवारों, अपने इन जो पीड़ा है ना, उनकी ये जो कष्ट हैं, उन कष्टों से बचने के लिए कि भाई काफ़ी सारी परेशानियां इस लॉकडाउन में उनको भुगतने पड़ रही है, क्योंकि दूसरे राज्य में रह रहे हैं, कोई काम कुछ है नहीं उनके पास, तो वे सोच रहे हैं कि परिवार के पास ही चला जाए, कम से कम थोड़ी बहुत परेशानी कम हो, राहत। तो एक तरीके से राहत के लिए वे जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि मीनवाइल, इसी बीच, लाख्स ऑफ वर्कर्स की मतलब लाखों की संख्या में ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हु वर डिपेंडेंट अपॉन डेली एंड कैजुअल लेबर। अब ये देखो, ये जो मजदूर वर्ग है ये क्या है? एक तरीके की दैनिक मजदूरी पर निर्भर थे। कैजुअल लेबर, कैजुअल का मतलब यही होता है अनियत, है ना, जो एक तरीके से परमानेंट ना हो, उसको बोलते हैं कैजुअल। तो ये जो लाखों की संख्या में जो मजदूर वर्ग हैं जो कि निर्भर थे, किस चीज़ पर निर्भर थे? ये निर्भर थे साहब दैनिक मजदूरी पर, या फिर अनियत काम था इनके पास, है ना, कोई फिक्स काम नहीं था इनके ऊपर। आर, तो इन मजदूरों के लिए कहा गया है लाख्स ऑफ वर्कर्स आर स्टिल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे होना, कि लाखों की संख्या में अभी भी मजदूर जो हैं वे मुंबई में या फिर दिल्ली में फंसे हुए हैं विदाउट वेजेस। वेजेस का मतलब है एक तरीके से वेतन या फिर मजदूरी, यानी कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं है उनके पास, कोई मजदूरी नहीं है, कोई वेतन नहीं है, और अभी भी वे जो है मुंबई में या फिर दिल्ली में जो है लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं। The functioning of shelters in several places has been uneven. The functioning of shelters, कि भाई ये जो आवास बनाए गए हैं ना इन लोगों के लिए, टेम्पररी आवास जो बनाए गए हैं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, तो ये काम तो कर रहे हैं। द फंक्शनिंग है ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस मतलब कई स्थानों पर इन मजदूरों के लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हैज़ बीन अनइवन, लेकिन वे अनइवन तरीके से काम कर रहे हैं। अनइवन मतलब विषम तरीके से, मतलब एकदम कह नहीं सकते आपकी बिल्कुल ढंग से काम कर रहे हैं ये शेल्टर्स। अक्रॉस स्टेट, सारे की सारे राज्यों में, एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब कि ये जो महानगर होते हैं ना, महानगर जो होते हैं,
बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो हमें ये देखने को मिला है कि अधिकतर राज्यों में या फिर ये जो महानगर हैं, इन महानगरों में ये जो हमने शेल्टर्स बनाए हैं इन मजदूरों के लिए, ये ढंग से काम नहीं कर रहे। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि विथ द ऑन गोइंग लॉकडाउन, ऑन गोइंग मतलब जो जारी है, विथ द ऑन गोइंग लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, हर्ट मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, कि भाई ये जो लगातार जो ये लॉकडाउन जो कि लगातार जारी है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ मेजर्स, मेजर्स मतलब होता है उपाय, कि भाई इस लॉकडाउन में ये जो हमारा वित्त मंत्रालय है इसने राहत के जो उपाय किए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ मेजर्स, रिलीफ मेजर्स यानी राहत के उपाय जो किए गए हैं, हैव बीन इनसफिशिएंट, तो ये राहत के उपाय जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए हैं ये अपर्याप्त रहे हैं, हैव बीन इनसफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, कि भाई ये जो मजदूर लोग हैं इनकी जो ज़रूरत है, ये जो प्रोवाइड फॉर आया ना, प्रोवाइड फॉर, इस प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है एक तरीके से व्यवस्था करना। तो एक तरीके से ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो भी उपाय, जो भी राहत के उपायों की जो घोषणा की गई है, ये राहत के उपाय अपर्याप्त रहे हैं कि वे राहत के ऊपर उपाय जो है मजदूरों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा कर पाए, है ना। आगे देखते हैं कि सम माइग्रेंट वर्कर्स, कि कुछ जो प्रवासी मजदूर हैं, हु स्टेयर एट, अब ये जो स्टेयर शब्द है ना, स्टेयर के बाद में आता है एट प्रीपोजिशन। स्टेयर का मतलब होता है किसी और लगातार देखे जाना, है ना, एक टक देखना, उसको बोलते हैं स्टेयर। तो सम माइग्रेंट वर्कर्स हु स्टेयर एट कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स इन देयर अडोप्टेड प्लेस ऑफ वर्क, अडोप्टेड का मतलब होता है अपनाया हुआ, प्लेस ऑफ वर्क। तो देखो कुछ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वे लगातार देखे जा रहे हैं, मतलब क्या देखे जा रहे हैं, वे देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, कि भाई लाइवलीहुड्स मतलब आजीविका, कि लगातार वे इस चीज़ को देखे जा रहे हैं कि मजदूर वर्ग जो है उनकी आजीविका का नुकसान जो है लगातार लगातार होता जा रहा है, कि भाई जिस जगह पे काम कर रहे हैं ना, अडोप्टेड प्लेस ऑफ वर्क, तो जिस जगह पे वे काम करते हैं उस जगह पर आजीविका का लगातार जो है कमी आती जा रही है, आजीविका उनकी खोती जा रही है और वे लगातार जो है एकटक देखे जा रहे हैं इस चीज़ को। आर बेटर ऑफ, अब देखो ये सम माइग्रेंट वर्कर्स, अब देखना, अब ये यहाँ से कॉमा लगा हुआ है और कहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक, तो ये है एडिशनल जानकारी, है ना, इसको हमने पढ़ लिया, इसको भूल जाते हैं। तो ये क्या है, कॉमा से कॉमा तक की बात थी। अब यहाँ आओ सीधे, सम माइग्रेंट वर्कर्स आर बेटर ऑफ, ये जो बेटर ऑफ है ना, इस बेटर ऑफ शब्द का मतलब होता है फायदे की स्थिति में होना, इन ए मोर एडवांटेजियस पोजिशन। तो काफ़ी मजदूर वर्ग जो हैं वे फायदे की स्थिति में हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट, सोशल सेफ्टी नेट, कि भाई क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है इस पेंडेमिक के दौर में काफ़ी सारे सामाजिक वर्ग हैं जो कि लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इन मजदूरों को ज़्यादा फायदा किस चीज़ में नज़र आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन, निर्भर होने में, किस चीज़ पर निर्भर होने में, कि ये जो समाज के जो ग्रुप है ना, सोशल सेफ्टी नेट्स है, एंड फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, फैमिलियल, फैमिलियर मतलब फैमिली से संबंधित, है ना, फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन देयर नेटिव प्लेस। तो काफ़ी सारे मजदूर जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि साहब उनका जो नेटिव प्लेस है, यानी कि उनका जो खुद का राज्य है या फिर उनका जो जन्म स्थान है, वहाँ पर उनकी फैमिली का सपोर्ट जो उनको मिल सकता है या फिर समाज के लोगों का जो सपोर्ट मिल सकता है ना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है इनको, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स को। इसलिए ये उस राज्य में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से छोड़ के अपने खुद के राज्य में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन ए डिग्निफाइड एंड ह्यूमैन वे, दे शुड बी अलाउड टू अवेल, कि भाई ये जो मजदूर वर्ग हैं, ये जो मजदूर वर्ग हैं, इनको इस बात की परमिशन होनी चाहिए, इनको इस बात को अलाउ किया जाना चाहिए, टू अवेल दीज, कि ये जो फ़ायदे हैं ना, कि जिस सपोर्ट की इनको ज़रूरत है वो फ़ायदा इनको मिल सके, प्राप्त हो सके। अवेल मतलब प्राप्त करना, कि भाई इस संकट की घड़ी में इनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस मिनिमम जो इनकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की प्राप्ति जो है इनको बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से, ह्यूमन का मतलब है मानवीय, और डिग्निफाइड का मतलब है एक तरीके से प्रतिष्ठित, कि भाई जो चीज़ें, जो मिनिमम आवश्यकता की चीज़ें जो कि मजदूरों को मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल एक तरीके से सम्मानपूर्वक और मानवीय तरीके से इनको प्राप्त हो सके। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है, तो ये इनको मिलना चाहिए, दे शुड बी अलाउड। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है, कि रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द एमजी नरेगा, रीस्टार्टिंग
वर्क अंडर द एमजी नरेगा, कि भाई एमजी नरेगा के तहत दोबारा से कार्य की शुरुआत करना, रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द एमजी नरेगा, कि भाई ये जो एमजी नरेगा जो योजना है इसके तहत दोबारा से काम की शुरुआत करना। अब ये एमजी नरेगा के लिए कहा गया है दैट वेंट डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुप्त हालत में चले जाना। जैसे ज्वालामुखी होते हैं ना, एक तो होते हैं ज्वालामुखी बिल्कुल एकदम एक्टिव है जो फटा जा रहा है, एक होते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी, है ना, बिल्कुल सुप्त पड़ा है अंदर, अभी फटा नहीं है लेकिन सुप्त है, तो सुप्त को बोलते हैं डोरमेंट, निष्क्रिय हालत में जो होता है। तो ये जो एमजी नरेगा है ये निष्क्रिय अवस्था में चली गई थी इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, कि भाई जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो लॉकडाउन के अर्लियर पीरियड मतलब शुरुआती अवस्था में, लॉकडाउन के शुरुआती अवस्था में एमजी नरेगा जो है ये बिल्कुल निष्क्रिय हालत में चली गई थी। अब लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, एमजी नरेगा को रीस्टार्ट कर दिया गया है दोबारा से। तो रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द एमजी नरेगा हैज़ प्रोवाइडेड, इस एमजी नरेगा के लिए कहा गया है हैज़ प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। तो इस एमजी नरेगा ने क्या किया है, एक तरीके से प्रोत्साहन दिया है मजदूरों के लिए, किन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, फॉर वर्कर्स टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस, कि भाई ये जो मजदूर हैं एक तरीके से अपने राज्यों की ओर, नेटिव प्लेसेस के मतलब है खुद के स्थान की ओर, जो अगर ये मजदूर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एमजी नरेगा की हमने दोबारा शुरुआत कर दी। तो एमजी नरेगा के द्वारा एक तरीके से इनको प्रोत्साहन मिला है कि ठीक है यार काम ही तो करना है, तो अपने घर जाके ही काम कर लेंगे, अपने राज्य में जाके ही काम कर लेंगे। आगे देखते हैं कि इट इज़ एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल साफ है, दैट ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है ये बात, इट इज़ एविडेंट दैट द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर्स एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस इज नो लॉन्गर विएबल। यहाँ पे वायबल का मतलब है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि मजदूरों को उनके काम करने के स्थान पर बनाए रखना प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। इट इज़ एविडेंट दैट ऑप्शन, कि हमारे ये जो विकल्प है ना कीपिंग वर्कर्स, कि मजदूरों को बनाए रखना कहाँ पर, एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस का मतलब है कि भाई जो मजदूर जहाँ है उसे वहीं पर बनाए रखना, ये प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा अब। एंड द सेंटर मस्ट वर्क, और केंद्र सरकार को अब अवश्य काम करना चाहिए एट वेज, उन तरीकों पर काम करना चाहिए केंद्र सरकार को, टू अलाउ, कि भाई जिसके माध्यम से हम इनको अलाउ कर सकें, फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू देयर नेटिव प्लेसेस। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर जहां फंसे हुए हैं तो वे वहीं बने रहें, ये लगभग प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। तो केंद्र सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि भाई जो ये मजदूर हैं इनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनको किसी तरह से इनके नेटिव स्थान पर पहुंचाया जा सके। ये एडिटोरियल जो है वहाँ तक एट वेज मतलब उन रास्तों, उन तरीकों का जो है, तरीकों के बारे में केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए जिनके माध्यम से हम क्या कर सकें, इनको ट्रांसपोर्ट कर सकें, इनको एक तरीके से इनके खुद के राज्यों में पहुंचा सकें। आगे देखते हैं, इंडिया अमोंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब एक तरीके से उपमहाद्वीप, कि भाई भारत और अगर हम कुछ अन्य जो एशिया के देश हैं उनकी अगर हम बात करें, जो कि भारत के जो पड़ोसी एशिया के देश हैं इस उपमहाद्वीप में, जैसे कि मलेशिया है या फिर अन्य देश हैं, तो इन देशों ने क्या देखने को मिला है हमें। अब देखना, ध्यान देना दोबारा से, फिर ये इंडिया के बाद में लगा कॉमा और यहाँ तक लगा कॉमा, तो ये थी एडिशनल जानकारी। अब यहाँ पे आओ सीधा, इंडिया हैज़, ये थी अतिरिक्त जानकारी। क्या थी अतिरिक्त जानकारी? कि भारत, इसके साथ ही साथ भाई अन्य एशिया के देश जैसे कि उसके नेबर्स कंट्री हैं, मलेशिया है या फिर अन्य देश हैं। तो इंडिया हैज़ मैनेज, कि भारत ने प्रबंध किया है, किसी तरह से मैनेज किया है, टू अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, टू अवॉइड द हाई फैटेलिटीज़ एंड इन्फेक्शन रेट। फैटेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, और इन्फेक्शन रेट का मतलब होता है कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण होना, बीमारी का संक्रमण होना। इन्फेक्शन रेट का मतलब है कि भाई संक्रमित दर, कि भाई कोरोना वायरस से कितने लोग जो है किस रफ्तार से संक्रमित हो रहे हैं, उस रेट की बात की जा रही। तो एक तरीके से इंडिया ने मृत्यु दर और ये जो संक्रमित होने की दर है इससे अपने आप को बचाए रखा है, मतलब इसको बढ़ने नहीं दिया है ज़्यादा। जैसा कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि भाई ये जो मृत्यु दर है कोरोना वायरस के चलते, कि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार भी ज़्यादा है वहाँ पर और लोगों के मरने की रफ्तार भी ज़्यादा है। तो इसको इंडिया ने किसी हद तक कंट्रोल किया है, हैज़ मैनेज्ड टू अवॉइड द हाई फैटेलिटीज़ एंड इन्फेक्शन रेट्स दैट हैव बीन in Europe and North America, that have been seen in Europe and North America। कि भाई ये जो उच्च मृत्यु दर या फिर उच्च संक्रमण की दर जो कि हमें यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिली, उसको कंट्रोल, एक तरीके से कंट्रोल में रखा है किसने, इंडिया ने, और कुछ साउथ, एक तरीके से ये जो देश है ना
एशिया के इन देशों ने। आगे देखते हैं, द लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड, कि भाई तो ये मृत्यु की दर या फिर कोरोना वायरस के संक्रमण की दर भारत ने जो है कंट्रोल में बनाए रखी। तो इसका कारण क्या रहा है, द लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड, कि भाई ये जो हमने लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की ना, इससे फायदा पहुंचा है, लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड, बट इट हैज़ कम एट ए ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है कि हमने जो है कंट्रोल करने में फैटेलिटी रेट्स को कंट्रोल किया है, संक्रमण की दर को कंट्रोल किया है, लॉकडाउन ने हमारी मदद की है, लेकिन ये मदद की कीमत बहुत ज़्यादा हमें चुकानी पड़ी है। बट इट हैज़ कम एट अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है यहाँ पे मानवीय, कि भाई बहुत ज़्यादा मानवीय और आर्थिक कीमत हमें चुकानी पड़ी है, एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, कि अर्थव्यवस्था का काफ़ी हद तक नुकसान में झेलने को पड़ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलने को मिल रही है। तो ठीक है, लॉकडाउन ने मदद तो की है, लेकिन इस कीमत पर, कीमत हमें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी है, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। आगे देखते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर, यह सवाल, कौन सा सवाल, द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड ए लॉकडाउन, एक्सटेंड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा विस्तार कर देना। द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड ए लॉकडाउन, एमिड का मतलब के बीच, एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज, अब ये क्वेश्चन के लिए कहा गया है, क्वेश्चन इज ए मॉरल डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है उलझन की स्थिति, असमंजस की स्थिति, करूं ना करूं की स्थिति, उसको बोलते हैं डिलेमा। तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन को इस आर्थिक संकट के बीच में और बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, यह एक नीतिगत उलझन है, मतलब एक बड़े ही उलझन की बात है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, बड़ी ही दुविधा की स्थिति है। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, इसको हल किया जा सकता है, दैट कैन बी रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। तो ये जो दुविधा की स्थिति है कि भाई लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन को, इस प्रतिकूल आर्थिक हालातों में लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, बड़ी दुविधा की स्थिति है। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स, कि कुछ व्यावहारिक कदम उठाकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो वे व्यावहारिक कदम कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए दैट कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना, दैट कंपनसेट द पुअर एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके, ऐसे व्यवहारिक तरीके अपनाने होंगे जिससे गरीब व्यक्ति को हर्जाना दिया जा सके, है ना, गरीब व्यक्ति को जो कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं ना, उन कष्टों की क्षतिपूर्ति की जा सके, एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखो एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि भाई ऐसे क्षेत्र में आप काम करते हो ना, जहां आपको डेली मजदूरी मिलती है, या कभी आपको काम मिला कभी नहीं मिला। एक तो होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब है, अब गवर्नमेंट जॉब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है ना, बिल्कुल एकदम फिक्स है मामला कि कब आपको सैलरी मिलेगी, कितने दिन आपको काम करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहाँ कोई फिक्स नहीं है काम, कि कितने दिन आपको काम करना है, कितनी मजदूरी आपको मिलेगी, कितने टाइम तक आपका काम चलेगा, तो उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई असंगठित क्षेत्र जो है, या फिर ये जो गरीब लोग जो हैं, इनके लिए हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि इनको जो कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं, इनके थोड़े से कष्ट जो है कम हो सकें। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉकडाउन को और विस्तारित किया जाना चाहिए या नहीं। आगे देखते हैं, एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द इन्फर्म। देखो फर्म का मतलब होता है मजबूत, इन्फर्म का मतलब कमजोर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमें कुछ ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनके माध्यम से कि भाई ये जो द ओल्ड एंड द इन्फर्म, कि भाई ये जो कमज़ोर लोग हैं, या फिर ये जो बूढ़े लोग हैं, या फिर ये जो एक तरीके से पुअर गरीब लोग हैं, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, इनके लिए हम कुछ जो है व्यवस्था कर सकें, इनके लिए कुछ जो है प्रैक्टिकल हल निकाल सकें। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र के लिए कहा गया है। अब देखो महाराष्ट्र के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है, फिर सीधा हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ, ये डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, महाराष्ट्र बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। फिर इसके बाद में देखो ये जो महाराष्ट्र ना, इसी के लिए है जाया, महाराष्ट्र की बात फिर दोबारा की गई कि महाराष्ट्र, अब ये कॉमा, पहला कॉमा यहाँ से यहाँ तक चला, एक एडिशनल जानकारी हुई, फिर दूसरा कॉमा यहाँ से और यहाँ तक चला, ये दूसरी जानकारी हुई। अब वाक्य है हमारा ये कि महाराष्ट्र हैज़ अर्ज द सेंटर, कि महाराष्ट्र ने, अर्ज का मतलब निवेदन करना, विनती करना, कि महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से ये निवेदन किया है टू प्लान एंड रेज्यूम रेलवे सर्विस। रेज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरुआत करना, पुनः शुरू करना, कि भाई किसी चीज़ को आपने रोक दिया, उसको आप रिज्यूम करते हो तो मतलब दोबारा से उसकी शुरुआत करते हो। तो महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से जो है क्या कहा है, क्या निवेदन किया है, टू प्लान, कि केंद्र सरकार जो है योजना बनाए, एंड रिज्यूम रेलवे सर्विसेज, और रेलवे की सर्विसेज को जो है शुरुआत करे, फॉर द लेबरर्स, मजदूर लोगों के लिए,
वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3, कि भाई जैसे ही 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होता है तो केंद्र सरकार जो है कोशिश करे और जो है रेलवे की सर्विसेज के लिए जो है कुछ योजना बनाए ताकि ये जो मजदूर वर्ग है ना इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब देखो पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र के कोमा के बाद क्या लिखा हुआ है। द स्टेट विथ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस। महाराष्ट्र के लिए क्या कहा गया है कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक घटनाएं हमें कोविड-19 केसेस की देखने को मिली है। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र के लिए और क्या जानकारी दी गई, बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें कि है क्या, हैविंग क्या है इसमें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, की महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सर्वाधिक मात्रा में प्रवासी मजदूर जो है महाराष्ट्र में जो है काम कर रहे हैं। तो अब फिर ये जो है महाराष्ट्र जो है हैज अर्ज्ड, इस तरह से था ये सेंटेंस यहाँ था। अब देखो अभी भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ये और ये इस तरह से जब लगा हो ना, ये प्रतीक आप देख रहे हो है ना, तो इसका मतलब है कि वाक्य जो है एक तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या करते हैं हम, इस प्रतीक का, इस सिंबल का हम यूज करते हैं जब एक तरीके से क्या है कि वाक्य ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि एक तरीके से दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों वाक्य इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनको हम एक ही वाक्य में दिखाने के लिए इस तरह से लिखते हैं, इट इज़ ए रिक्वेस्ट द सेंटर मस्ट हीड, कि भाई ये जो महाराष्ट्र ने जो रिक्वेस्ट की है ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है, एक ऐसी प्रार्थना है, द सेंटर मस्ट हीड, मस्ट मतलब जरूर, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, कि भाई महाराष्ट्र के द्वारा की गई ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जिस पर केंद्र सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं। इट इज़ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, इट इज़ फ्यूटाइल कि यह बिल्कुल ही व्यर्थ है। इट इज़ फ्यूटाइल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग। अब ये जो फ्लॉक शब्द है ना, इस फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, फ्लॉकिंग का मतलब झुंड के रूप में, फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशंस। इट इज़ फ्यूटाइल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशंस एज हैड हैपेंड इन मिड अप्रैल। मिड अप्रैल में हमें क्या देखने को मिला था, अप्रैल के बीच में हमें क्या देखने को मिला था कि भाई ये जैसे ही लगा था ना लोग बागों को कि भाई लॉकडाउन जो है लगने जा रहा है, तो लोग बाग क्या है झुंड के रूप में जो है रेलवे स्टेशन पे जमा होने लगे थे। तो ये जो वर्कर्स हैं इन पर हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इनको हमें दोष नहीं देना चाहिए कि यदि ये झुंड के रूप में अगर रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा हो जाते हैं तो। इट इज़ फ्यूटाइल, ये व्यर्थ है। क्या चीज़ व्यर्थ है, ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स, कि ये जो वर्कर्स हैं इनको आरोप लगाना है ना, इन पर आरोप लगाने की कोशिश करना व्यर्थ है। किस बात का आरोप लगाना, फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन, कि भाई झुंड के रूप में आप जो है रेलवे स्टेशन पे जमा हो रहे हो, तो इस तरह के इन पर आरोप लगाना व्यर्थ है। स्टेट्स सच है, जैसे कि कुछ राज्यों की बात एडिटोरियल करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप। ये जो गियर अप शब्द है ना, इस गियर अप का मतलब होता है तैयार होना, कि भाई जैसे कोई समस्या आने वाली है या फिर कोई परिस्थिति आने वाली है, उसके लिए जब आप तैयार होते हो ना, कमर कसते हो, तो उस कमर कसने को, उस तैयार होने को बोलते हैं गियर अप। तो भाई कुछ राज्यों के लिए कहा जा रहा है जैसे कि मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है, ये भी तैयार हो रहे हैं टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न। फैसिलिटेट का मतलब एक तरीके से सुविधा उपलब्ध कराना, फैसिलिटी उपलब्ध कराना, टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न, कि भाई मजदूरों की वापसी के लिए ये भी जो है कमर कस के बिल्कुल तैयार हैं। मतलब कौन कौन, ये भी कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दीज स्टेप्स आर वेलकम, तो इस तरह के कदमों का स्वागत है। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह के कदम स्वागत योग्य हैं। अलाउइंग माइग्रेंट ट्रेवल इन ए सेफ वे बाय ट्रेन, अलाउइंग माइग्रेंट ट्रेवल, कि भाई ये जो मजदूर वर्ग हैं इनका ट्रैवल करना, इनका परिवहन को अलाउ करना इन ए सेफ वे, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ट्रेन के माध्यम से। दैट प्रोवाइड्स फॉर, फिर देखो प्रोवाइड फॉर आया, प्रोवाइड फॉर का मतलब मैंने बताया ना आपको, प्रोवाइड फॉर का मतलब एक तरीके से व्यवस्था करना। दैट प्रोवाइड फॉर द नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग। एडिटोरियल कहना है कि ठीक है हम इन माइग्रेंट वर्कर के ट्रेवल की व्यवस्था करें, लेकिन हमें ये व्यवस्था भी करनी होगी क्या, कि ट्रेन के माध्यम से जब ये लोग ट्रेवल करें ना, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम हमने बना रखे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब लोगों का एक दूसरे से दूर रहना है ना, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो व्यवस्था जरूरी है वो व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इज द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू, ये कम से कम है जो कि सरकार इन मजदूरों के लिए कर सकती है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली कहना चाह रहा है। तो फाइनली एडिटोरियल अपनी लाइन इसी मतलब अपना कंक्लूजन में यही कहता है कि भाई इन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इनको अलाउ करना, अलाउइंग माइग्रेंट एंड ट्रेवल इन ए सेफ वे बाय ट्रेन इज द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट
कैन डू, ये कम से कम है जो कि सरकार कर सकती है। और ये किया जाना चाहिए, दैट प्रोवाइड फॉर, इस तरह से किया जाना चाहिए, व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि जो आवश्यक फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, वो भी जो है उसकी भी व्यवस्था जो है बनी रहे। ऐसा ना हो कि मतलब ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये बिल्कुल लोग बाग जो है बिल्कुल भीड़ के रूप में एक बिल्कुल ठस जाए, ऐसी हालात भी नहीं होनी चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। वोकैब कुछ ज़्यादा कठिन थी नहीं, एक बार फिर भी देख लेना आप। ट्रेवल्स है ना, इस शब्द को ध्यान रख लेना, थोड़ा सा नया शब्द है ट्रेवल्स। इसका मतलब होता है कष्ट या फिर आपकी पीड़ाएं। कैजुअल यानी अनियत। इसके अलावा स्टेयर मतलब एक टक देखना। इसके अलावा बेटर ऑफ यानी कि फायदे की स्थिति में होना। और प्रोवाइड फॉर समथिंग का मतलब होता है एक तरीके से प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना।